हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था अभी लास्ट मंथ यानी कि मार्च में सीएचएसएल 2022 का प्री हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अभी उसको सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको 3 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर पहले और दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको सारे के सारे जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है मैंने आपको वो करवाए थे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एरर स्पॉटिंग। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसके अंदर यानी कि तीसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 15 क्वेश्चन करवाए थे। और साथ साथ में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो मेथड है, जो बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको वो दे रहा हूं। और मैंने आपको बता रखा कि आप चीजों को नोट करते हुए चलो, जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैं आपको वो बताता हुआ चल रहा हूं और उसको भी आप प्रॉपर तरीके से नोट कर रहे होगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। आज की क्लास में भी आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलना। लेकिन तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो रिपीट हो गया था। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ये है और द प्ले वॉज है ना, और क्वेश्चन नंबर 16 भी रिपीट हो गया। तो आज हम बेसिकली करने वाले क्वेश्चन नंबर 17 से। कॉपी पेन लेके बैठो और पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, स्क्रीन को पॉज करके। उसके बाद जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो आप देखना कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, शुरू करें, चलो। देखो क्वेश्चन है, ही रिलीज्ड द ब्रेक, उसने ब्रेक को रिलीज किया, मतलब ब्रेक से अपना पैर हटाया। एंड द ट्रैक्टर, और जो ट्रैक्टर था स्लो मूव्ड फॉरवर्ड, जो ट्रैक्टर था वो धीरे से क्या बढ़ा, आगे बढ़ा। देखो रिलीज क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है ना। अब आप कहोगे सर रिलीज तो वो आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है, तो आपने कैसे कह दिया कि वो आपकी सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बार बार एक चीज रिपीट की है, कल की वीडियो में भी और पहले की वीडियोस में भी, कि वो आपकी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है। बताओ क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आता, या तो उससे पहले हैज आएगा, या हैव आएगा, या हैड आएगा, या अगर पैसिव वॉइस में बना रहे हो तो इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ ना कुछ तो आएगा। डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता बिना हेल्पिंग वर्ब की, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, मुझे तो कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है कहां पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ये पास्ट है, ही रिलीज द ब्रेक, ये पास्ट हो गया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इंडेफिनिट में आ गया। ही रिलीज द ब्रेक, उसने ब्रेक रिलीज किया। एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव्ड फॉरवर्ड, और जो ट्रैक्टर है वो मूव किया। देखो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वैसे तो थर्ड फॉर्म भी होती है मूव्ड, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो वैसे भी नहीं है। तो आसान, पहचान करना आसान हो गया कि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस अपना पास्ट में चल रहा है। ठीक है, लेकिन गलती असल में क्या है? गलती असल में यह है कि जो ट्रैक्टर है वो स्लोली क्या किया, मूव किया। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता, कि स्लो जो है ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। और स्लोली जो होता है ये एक एडवर्ब होता है। फर्क क्या है दोनों में? एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एन का मतलब नाउन, पी का मतलब प्रोनाउन। लेकिन जो एडवर्ब होता है ये एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक प्रपोजिशन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इवन पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो ये एडवर्ब की पावर है कि वो किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर है स्लो मूव्ड, वो मूव किया। तो मूव किया, लेकिन कैसे मूव किया? स्लो। यानी कि जो स्लो है वो क्या कर रहा है, इसके मैनर को बता रहा है। भाई मूव करने के मैनर को बता रहा है ना, कि ट्रक जो था उसने मूव किया। कैसे मूव किया? स्लो मूव किया। यानी कि जो स्लो है बेसिकली वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, ट्रैक्टर को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है ना। अगर मैं सीधा बोलता दैट दिस ट्रैक्टर इज वेरी स्लो, मैंने क्या बोला, दिस ट्रैक्टर इज वेरी स्लो, तो वहां पर जो स्लो है वो ट्रैक्टर को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रैक्टर को मैं स्लो बता रहा हूं। लेकिन यहां पर मैंने ट्रैक्टर को स्लो नहीं बताया, मैंने जो ट्रैक्टर का मूव करना है उसको स्लो बताया, कि ट्रैक्टर ने मूव कैसे किया, स्लो मूव किया। तो यहां पर जो बेसिकली स्लो है वो क्या कर रहा है, वो मूव को क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी कि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव नहीं, वो एक एडवर्ब होता है। तो आपको पता है कि स्लो जो है ये तो एडजेक्टिव है, आपको क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है। तो एडवर्ब की जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, स्लोली। तो क्या हो जाएगा, ही रिलीज द ब्रेक एंड द ट्रैक्टर स्लोली मूव्ड फॉरवर्ड, और जो ट्रैक्टर है वो धीरे से क्या किया, आगे बढ़ा। तो यहाँ पर स्लो की जगह पर क्या आ जाएगा, स्लोली आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर स्लोली मैंने क्यों लगाया। बेसिकली क्या कर रहा है, मूव यानी कि काम करने के मैनर को बता रहा है, कि मूव कैसे किया, स्लो। तो ऐसे एडवर्ब जो कि काम करने के मैनर को बताते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अभी जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं आगे आगे आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या होता है ये। ठीक है, स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, सॉफ्टली हो गया, ये सब क्या करता है, काम के मैनर को बताता है ना। जैसे बोलूँ ना, ही स्पीक्स सॉफ्टली, तो इसका मतलब वो स्पीक करता है, यानी कि बात करता है, बोलता है। कैसे बोलता है, सॉफ्टली। तो सॉफ्टली क्या कर रहा है, उसके बात करने के मैनर को बता रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लोली मूव्ड, यानी कि डी। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18, द डॉग विल वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब होता है रोना या विलाप करना। ठीक है, वाइन का मतलब क्या होता है, रोना या विलाप करना।
लिख देता हूँ इधर में, रोना, विलाप करना। कुत्ते आपने देखे होंगे ना रात को गली में जो रोते हैं, उसको वाइन कहते हैं, रोना विलाप करना। द डॉग विल वाइन, डॉग जो वाइन करेगा एट द डोर, दरवाजे पर, व्हेन, जब, ही वांट्स टू गो आउट, जब वो बाहर जाना चाहता है। इसको इंप्रूव करना है आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ही वांट्स टू गो आउट। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि एक तरीका होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करने का, कि आप क्या करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करो। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और इसके बाद आपको दे रखा है वांट्स, यानी कि V1, और उसमें देखो ये एस लगा रखा है, V1 प्लस SES। तो आप अच्छे से जानते हो कि किसका स्ट्रक्चर है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं पिछले 2-3 वीडियोस में बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो। जैसे यहाँ पर देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, लेकिन डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। ये SES कब आता है, मैंने आपको बताया था, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो क्या ये आपका सब्जेक्ट जो ही है, क्या ये थर्ड पर्सन है? तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि आई, वी और यू को छोड़कर सभी के सभी थर्ड पर्सन है, तो यानी कि ही भी थर्ड पर्सन है। और आपको पता है सिंगुलर भी है, क्योंकि ही का मतलब वह है, यानी कि एक के लिए यूज करते हैं हम इसको। तो ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो वर्ब में एस लगा रखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ऑप्शन पे जाओ आप, ठीक है, अगर आप इस वाले ऑप्शन को उठाते हो, वॉन्ट्स, चलो ठीक है, वर्ब में SES लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। टू भी लगा रखा है, सेम टू सेम, देखो वॉन्ट्स टू, यहाँ तक तो ठीक है, वॉन्ट्स टू। लेकिन ये गॉन कहां से आ गया भाई साहब? आपको पता है टू के बाद क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, ये तो आपको याद ही होगा कि भाई टू के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आंसर। अब ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि देखो यहाँ वर्ब में SES लगा ही नहीं रखा, जबकि आपको पता है सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो आप, इस ऑप्शन के हिसाब से केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो उसमें SES भी लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इस वाले को देखो, वॉन्ट्स टू, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये गोइंग आ गया। अभी मैंने बताया टू के बाद V1 आता है, तो ये भी नहीं आ सकता, तो इसका आंसर क्या है, नो इंप्रूवमेंट। तो मैंने कहा ना कि जब आप एलिमिनेट करके करोगे चीजों को, तो चीजें आपको और भी आसान लगेंगी, लेकिन उसके लिए आपको चीजें याद होनी चाहिए, उसके लिए आपने ग्रामर को पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया। वैसे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब अगर मैं इसको यहाँ पर आपको समझाने बैठा तो आज की पूरी क्लास में भी नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि बड़ा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये एक अलग टॉपिक है। अभी जब मैं अभी फिलहाल हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, A to Z बैच में एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव की लास्ट क्लास आनी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब, एडवर्ब के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर बेसिकली ये V1 ही क्यों आ रहा है, ठीक है, SES क्यों आ रहा है, मतलब बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यहाँ पर क्यों आ रहा है, और कोई दूसरा टेंस यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि हाउ टू एलिमिनेट, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट आपको कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। द बिजनेसमैन ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द पुलिस हैड इश्यूड हिम सेवरल समन्स। अच्छा, पहले आप मुझे इस वर्ड का देखो, ये ब्रैकेट में दे रखा है ना, जो ब्रैकेटेड वाला ये जो पार्ट है, ये इसमें आपको देखना है कि क्या गड़बड़ है, ठीक है, इसको आपको इंप्रूव करना है। और अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो एज यूजुअल आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। पहले आप मुझे बताओ समन्स का क्या मतलब होता है। देखो नाउन के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, CHSL वाली जो मैं आपको करा रहा हूँ, फिलहाल अभी 3 पार्ट्स में डाल चुका हूँ, तो प्लीज आप उसको एक बार देख लो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ समझाया। उन 3 पार्ट्स के अंदर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, ग्रामर के बहुत रूल्स मैंने समझाए हैं, और मैंने काफी मतलब उसके अंदर एफर्ट लगाया। तो आप उसको एक बार प्लीज देख लो अच्छी तरीके से जाकर, कि मैंने क्या क्या समझा रखा है, उसको नोट कर लो। और बाकी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, वर्ब का बेसिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, नाउन पूरा पढ़ लिया, प्रोनाउन, तो सारे पार्ट्स देखो आप जाकर, पढ़ो अच्छे से चीजों को, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो समन्स, समन्स एक ऐसा नाउन है जो कि देखो दिखने में प्लूरल है ना, एस लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर होता है। दिखने में प्लूरल है समन्स, लेकिन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान रखना ही। अब इसको ये मत समझना कि प्लूरल है, ये समन्स एक ही है, समन्स का मतलब सिंगुलर है ही। समन्स का मतलब क्या होता है, बुलावा, कोर्ट की तरफ से जो बुलावा आता है या आदेश आता है ना, उसको बोलते हैं समन्स। ठीक है, तो फिलहाल ये सिंगुलर है, अगर आपको इसको प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करोगे, देखो ये तो लिखा मैंने समन्स सिंगुलर है अपने आप में, प्लूरल बनाना है तो आपको पता है जब किसी नाउन के लास्ट में SH OX या Z होता है, इसकी लिमिटेशन होती है कुछ, मैंने आपको बता रखा है नाउन के अंदर। ठीक है, जब किसी नाउन के लास्ट में ये आता है तो हम क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर S आ रहा है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ES लगा देंगे, समन से हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत कर देना कहीं आप समझो कि भाई समन कर दिया तो सिंगुलर हो गया, गलत है।
समन्स होता है हमेशा, सिंगुलर समन्स और प्लूरल समन्सेस, याद रखोगे, रखना, नाउन में पढ़ा रखा है, नाउन जाके पढ़ो, ठीक है, A to Z बैच में। देखो, द बिजनेसमैन ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द पुलिस हैड इश्यूड हिम सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है, कुछ, सेवरल का मतलब कुछ। अब कुछ का मतलब तो एक से तो ज्यादा ही होता है ना भाई, ध्यान रखना, कुछ का मतलब एक से तो ज्यादा ही होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कुछ लड़के, सेवरल बॉयज, तो ध्यान रखना सेवरल मतलब कुछ, और कुछ का मतलब एक से तो ज्यादा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेवरल के बाद जो नाउन आएगा दैट मस्ट बी प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये समन्स प्लूरल है? कुछ बच्चे जब इसको पहली नजर में देखेंगे तो बोलेंगे हाँ समन्स, ऐसा लग रहा है प्लूरल ही तो है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। अभी तो मैंने आपको बताया समन्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। आपको चाहिए प्लूरल, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, समन्सेस हो जाएगा। अब आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो ना डायरेक्ट जहां पे समन्सेस हो। देखो समन्सेस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंप्रूवमेंट तो होगा, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी समन्सेस है, इन दोनों में देखो क्या आंसर होगा। दैट द पुलिस पुलिस हैड इश्यूड, देखो सेम टू सेम मिल गया, दैट द पुलिस हैड इश्यूड, ठीक है, हिम सेवरल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने टेंस में चेंज कर दिया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। द बिजनेसमैन ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द पुलिस हैड इश्यूड, कि पुलिस ने इश्यू किया था, तो बात किसकी हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हो रही है, तो हैड इश्यूड हिम सेवरल समन्सेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ थी, ठीक है। आगे बढ़े, चीजों को नोट करते हुए चलना आप लोग, जो जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। छोटी से छोटी डिटेल भी नोट करो, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में क्या चीज रिपीट हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20, द डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी को रोके रखना, ठीक है। स्कूल के बाद भी जब किसी को रोक के रखते हैं उसको बोलते हैं डिटेंशन, या फिर डिटेंशन एक और भी होता है, जैसे हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या करता था, ज्यूज लोगों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया करता था, जहां पर वो उन पर अत्याचार करता था। तो डिटेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, रोके रखना किसी को, खास करके उसको पनिश करने के लिए, या फिर उसके साथ में कुछ गलत करने के लिए, ठीक है। द डिटेंशन अराइज टू डिस्टिंक्ट, अब देखो ये भी मैंने आपको बता रखा है, करवा रखा है एरर वाले पार्ट में। मैंने बताया ना कि मैंने एरर वाले पार्ट भी कराए CHSL के, उसमें समझाया था कि एक होता है आपका, एक होता है आपका राइज, ठीक है, एक होता है आपका रेज। दोनों में फर्क है, देखो राइज का मतलब होता है उठना या उगना, जब कोई चीज अपने खुद के एफर्ट की वजह से उठती है या उगती है। और रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, उठाना, या फिर कह सकते हो, बोलता ना जैसे प्रश्न खड़ा करना, ठीक है, उठाना या खड़ा करना कह सकते हो। अब एक चीज को समझो जरा, जैसे मैं बोलूं कि जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता वो अपने हाथ खड़े करो, मैंने क्या बोला, वो बच्चे अपने हाथ खड़े करो, तो खड़े होने की बात किसकी हो रही है, हाथ की हो रही है। लेकिन हाथ अपने आप तो नहीं होंगे ना, उनके ऊपर कोई एफर्ट लग रहा है, एफर्ट किसका लग रहा है, बच्चे का, जो बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है उस बच्चे का एफर्ट लग रहा है, यानी कि हाथ अपने आप ही तो नहीं हुआ, हाथ को खड़ा करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, रेज योर हैंड्स, मैं क्या बोलूंगा, रेज योर हैंड्स। जो जिन बच्चों को मतलब आंसर नहीं पता वो अपने हैंड क्या करेंगे, रेज करेंगे, ना कि राइज करेंगे। रेज का मतलब होता है उठाना, मैं उठाने की बात कर रहा हूँ कि हाथ उठाएंगे, ठीक है। लेकिन सूरज जो है ना वो उगता है, अब उस पर तो कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा, मैंने क्या बोला, सूरज उगता है, यानी कि उग भी कौन रहा है, सूरज। और मैंने बात भी किसकी की, सूरज की, कि सूरज उग रहा है। ये तो नहीं बोला मैंने कि सूरज किसी चीज को उगा रहा है, वो खुद उग रहा है। तो जब कोई काम किसी चीज पर खुद हो तो उठना या उगना हो गया, तो उसको बोलेंगे राइज, है ना। द सन राइज इज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब में उगता है। तो रेज मतलब उठाना, राइज मतलब उठना या जगना, जो भी है, ठीक है। अब देखो द डिटेंशन, जो डिटेंशन था, अराइज्ड, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग बट क्लोजली लिंक्ड क्वेश्चंस, कि उस डिटेंशन ने क्या किए, दो सवाल खड़े कर, देखो पढ़कर ही पता लग रहा है कि डिटेंशन ने क्या कर दिए, दो सवाल खड़े किए जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड भी हैं। उस डिटेंशन की वजह से ना दो सवाल खड़े हो गए, उस डिटेंशन ने दो सवाल खड़े कर दिए, दो प्रश्न खड़े कर दिए जो डिस्टिंक्ट भी हैं लेकिन क्या एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड भी है। तो आपको पता है यहाँ पर प्रश्न उठाने की बात आ रही है, सवाल खड़े करने की बात आ रही है, तो आप अच्छे से जानते हो कि बात हो रही है रेज की, ना कि अराइज की, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो डिटेंशन वो आपकी सेकंड फॉर्म है ये। अब आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला, थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पर हैज हैव हैड कुछ तो होता, नहीं है, मतलब वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो आपको पता है रेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रेज्ड। और राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन। और आपको पता है कि सेकंड फॉर्म ये वाली चाहिए आपको, ये वाली चाहिए, बताओ कौन सी चाहिए, रोज चाहिए, रेज। तो आप कहोगे सर रेज्ड, क्योंकि यहाँ पर सवाल खड़े करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अराइज नहीं आएगा, यहाँ पर अराइज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रेज्ड आएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब बताओ जरा आंसर, देखो ये रहा, रेज्ड, टू डिस्टिंक्ट
बट क्लोजली लिंक्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अराइज का क्या मतलब होता है? अराइज का मतलब बताओ जरा मुझे कमेंट में जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइज, जल्दी से बताएंगे सभी मुझे। और इसकी तीनों फॉर्म्स भी लिखेंगे, आप लोग लिखते नहीं हो, दिक्कत यही है। अराइज की मुझे मीनिंग चाहिए और साथ साथ में मुझे इसकी दोनों तीनों फॉर्म्स भी चाहिए, फटाफट सभी बच्चे फास्ट। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अराइज क्यों नहीं है। जल्दी से गूगल की हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन मुझे आंसर बताओ, ठीक है। आपको पता लग गया रेस्ट क्यों है, क्योंकि रेस्ट का मतलब उठाना है, खड़ा करने की बात होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज्ड। अच्छा वेदर, भैया वेदर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? वेदर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? तो आप कहोगे सर सिंगुलर है, वेदर तो वेदर होता है, वेदर को गिन थोड़ी सकते हम। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर आर क्या कर रहा है? आर आता है प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए क्या आता है? इज आता है। देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि वर आता है प्लूरल के लिए, इंप्रूवमेंट तो होगा। आर नहीं आ सकता, अभी तो बताया मैंने, तो एक ही बचा इज सपोज्ड, ठीक है। द वेदर ऑन द वीकेंड इज सपोज्ड टू बी सनी, कि इस वीकेंड पे जो मौसम है सपोज किया जा रहा है कि वो क्या होगा, सनी। सनी का मतलब धूप अच्छी निकलेगी भैया, ठीक। द थीव्स एंटर्ड अ हाउस एट नाइट, जो चोर थे वो रात को घर में घुस गए। एंटर्ड अ हाउस, यहां से आपको एक चीज समझ में आई, देखो चीजों को नोट करते हुए चलो, मैं फिर बता रहा हूं। यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि एंटर के बाद किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता आपको नहीं है जब किसी जगह पर आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं किसी बिजनेस में घुसने की बात कर रहा हूं तो वहां पर कई बार लगा देते हैं कि आई हैव एंटर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ माय फादर। ध्यान से समझना, अगर मैं किसी बिजनेस में घुसने की बात कर रहा हूं तो वहां पर हम इनटू कई बार लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, आई हैव एंटर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ माय फादर। लेकिन जब आप किसी प्लेस में घुसने की बात कर रहे हो, किसी जगह पे घुसने की बात कर रहे हो, तो वहां पर एंटर के बाद क्या लगा, तो नो प्रपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई एंटर्ड इनटू द क्लास, तो आपको पता है कि भैया ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है आपका इनकरेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, लाली पेन अच्छा है, पीले से तो कुछ दिख ही नहीं। ये इनकरेक्ट क्यों है, पता लग गया आपको, क्योंकि एंटर के बाद में नो प्रीपोजिशन, जबकि यहां पर किसी प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट बोलोगे आई एंटर्ड द क्लास, क्या बोलोगे, आई एंटर्ड द क्लास, ठीक है। तो यहां से देखो, आई एंटर्ड अ हाउस, द थीव्स एंटर्ड अ हाउस एट नाइट, रात में घुस गए घर में। एंड डिकैम्प विद, डिकैम्प विद का मतलब होता है फरार हो जाना, लेकर फरार हो जाना या फिर भाग जाना, ठीक है। डिकैम्प विद वैल्यूएबल वर्थ ₹50,000, और 50,000 की चीजें जो थी ना, 50,000 की कीमत की जो चीजें थी, कीमती चीजें, वो लेकर वो क्या हो गए, फरार हो गए। ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको। फिर से वही चीज, अगर आपने मेरी नाउन की क्लासेस देखी हो, अगर आप रिवाइज करते हो, अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो चीज मैं लिखने वाला हूं। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएबल? वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, ठीक है। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और अगर मैं इसमें लगा दूं एस, वैल्यूएबल्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कीमती सामान, कीमती सामान। और ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है, ठीक है। वैल्यूएबल मतलब कीमती, जो कि एक एडजेक्टिव है। और वैल्यूएबल्स का मतलब है कीमती सामान, जो कि अपने आप में नाउन है। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर केवल वैल्यूएबल आप लिखते हो तो इसके बाद वैसे भी आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा, जैसे वैल्यूएबल वॉच, वैल्यूएबल फोन, है ना, वैल्यूएबल लैपटॉप, वैल्यूएबल चेयर, वैल्यूएबल ज्वेलरी, लगाना पड़ेगा अलग से नाउन। लेकिन अगर आप बोल दो तो वैल्यूएबल्स, तो इसके बाद अलग से नाउन लगाने की जरूरत है, क्योंकि खुद नाउन है। जैसे मैं बोलूं कि ऑल माई वैल्यूएबल थिंग्स, ऑल माई वैल्यूएबल, वैल्यूएबल थिंग्स, तो अलग से मैंने थिंग्स लगाया ना। लेकिन अगर मैं सीधा बोलूं ऑल माई वैल्यूएबल्स, तो अब थिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यूएबल्स अपने आप में नाउन है। तो ऑल माई वैल्यूएबल्स, तो देखो एक गलती तो आपको पता लग गई, यहां पर वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल। तो आप कहोगे सर ठीक है ना, वैल्यूएबल है ना, कोई बात नहीं, इसके बाद एक नाउन लगा दो, लेकिन नाउन तो है ही नहीं यहाँ पर भाई, वर्थ तो नाउन है ही नहीं ना, नाउन चाहिए। तो आप अलग से नाउन तो लगाओगे नहीं, इससे अच्छा आप क्या कर दो, एस लगा दो, ये अपने आप में नाउन बन जाएगा। तो ये गलती पता लग गई, बोलो हाँ कि ना। वैल्यूएबल्स कर दिया आपने, अब ढूंढो जरा वैल्यूएबल्स किसमें, इसमें वैल्यूएबल्स है, ठीक है। अच्छा, इंप्रूवमेंट तो होगा, ये आपको पता लग गया, तो ये आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये वैल्यूएबल है, और ये भी आपका आंसर नहीं क्योंकि वैल्यूएबल ही है। तो देखो कुछ नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं। एक गलती और है, यहां पर देखो बात हो रही है पास्ट की, एंटर्ड वो आपकी सेकंड फॉर्म है ना, देखो एंटर्ड थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन ये सेकंड क्यों, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, हैज ए वर्ड, तो सेकंड है, तो मतलब बात पास्ट की हो रही है। तो अगर यहां पर बात पास्ट की हो रही है
तो यहाँ पर भी तो बात पास्ट की होगी, तो V1 नहीं, यहाँ पर भी V2 आएगा, तो यहाँ पर भी डिकैम्प की जगह पर क्या आ जाएगा, डिकैम्प्ड। तो देखो डिकैम्प्ड यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए आपका आंसर ही हो जाएगा। कितना आसान है। संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं ना आसान है, तो सच में चीजें क्या है, आसान है। बस आप चीजों को करने का नजरिया रखो, आप चीजों को अच्छे से पढ़ो तो चीजें आपको आसान लगेंगी। आप देखो ऐसे एलिमिनेट करके चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हो, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिज फादर वॉज फ्यू प्राउड। बताओ जरा, अभी हम एडजेक्टिव के अंदर ये चीज पढ़ने वाले हैं कि फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू, द फ्यू का मतलब क्या होता है, लिटिल, लिटिल का मतलब क्या होता है। देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर, न के बराबर। और एक चीज और ध्यान रखना, ये हम लगाते हैं विद काउंटेबल नाउन्स, विद काउंटेबल नाउन्स। और वो काउंटेबल नाउन्स भी कैसे होने चाहिए भैया, प्लूरल होने चाहिए, ध्यान रखना। फ्यू आप लगाते हो, चाहे फ्यू हो या अ फ्यू हो, ठीक है, या द फ्यू हो, तीनों की मीनिंग थोड़ी थोड़ी अलग होती है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब थोड़ा या कुछ, और द फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन सारा का सारा, थोड़ा लेकिन सारा का सारा। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं एडजेक्टिव में, ठीक है, अभी जो जरूरी सिर्फ वो बता रहा हूं। तो इन तीनों के लिए एक चीज याद रखनी है कि इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, काउंटेबल नाउन। तो अगर आपको चीज याद है कि भाई काउंटेबल नाउन लगाते हैं, तो आपने पकड़ लिया कि भाई गलती तो है। यहाँ पर अगर फ्यू है तो उसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा, ये प्राउड तो नाउन नहीं है। प्राउड तो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। प्राउड अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। तो इसके बाद एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो गलती तो है। तो ये आपका आंसर तो नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट तो होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्राउड है ना, यानी कि यहाँ पर जो चीज आपने लगाई है वो आप किसके लिए लगाई है, आपने प्राउड के लिए कि हिज फादर वॉज फ्यू प्राउड ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स, कि उसके पिताजी ने जब उसको देखा, हॉर्स के ऊपर उसकी पावर को देखा जो भी है, तो उसके पिताजी क्या हुए, प्राउड हुए। यानी कि जो फ्यू है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस प्राउड को क्या कर रहा है, उसके बारे में मतलब कुछ विशेष बात बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, प्राउड एक एडजेक्टिव है। तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि जो वर्ड एक एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो अपने आप में क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एडवर्ब चाहिए, तो फ्यू तो नहीं आ सकता, इतना आपको पता है, क्योंकि फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, और फ्यू की मीनिंग क्या होती है, ना के बराबर। तो ये आपका आंसर नहीं है। मच प्राउडेस्ट ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि देखो सुपरलेटिव डिग्री तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि उसके पिताजी बहुत प्राउड थे, तो मच प्राउडेस्ट नहीं होता। ठीक है, वेरी प्राउड हो सकता है, क्योंकि देखो वेरी एक अपने आप में क्या एडवर्ब है, एक एडवर्ब है। एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है एडवर्ब चाहिए, तो वेरी प्राउड हो सकता है। वेरी प्राउडली भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है प्राउड अपने आप में एडजेक्टिव है, तो प्राउडली आपको नहीं लगाना क्योंकि प्राउडली अपने आप में क्या बन जाएगा, एक एडवर्ब बन जाएगा। आपको पता है यहाँ पर तो ठीक है एडजेक्टिव कि उसके पिताजी थे प्राउड, तो प्राउड क्या कर रहा है, पिताजी की विशेषता बता रहा है, पिताजी एक नाउन है, तो प्राउड तो ठीक है अपनी जगह पर एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। हमें इसको चेंज करना है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वेरी। वैसे भी बोलते हैं ना हम वेरी प्राउड ऑफ यू, इसमें तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं थी, हम लोग कई बार सीधा बोलते हैं वेरी प्राउड। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इस फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फ्यू की जगह पर वेरी लगा दिया। इतना आपको इसमें सोचने की जरूरत वैसे थी नहीं, आप डायरेक्ट देख के लगा सकते थे कि वेरी प्राउड। हम लोग यूजुअली ये फ्रेज हमेशा यूज करते हैं कि वेरी प्राउड वगैरह, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़े। देखो, अ नेम स्ट्रॉन्ग लाइक द लैंड, अ नेम दैट नो। देखो अब मैंने क्या कहा, एलिमिनेट करके चीजें बहुत ही आसान आपके लिए हो जाती हैं। एक चीज बताओ, अ नेम स्ट्रॉन्ग लाइक द लैंड, यहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि भाई ब्रैकेट इसमें कर ब्रैकेट में ये कर रखा है। तो अनेम दैट नो, अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पर अनेम एक नाम, जो, तो ये जो है, ये जो दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज किया मैंने, नेम के लिए। अनेम दैट नो, एक नाम जो जानता है, तो यहाँ पर जो दैट है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, नेम को ही तो कर रहा है, इस नेम को, अनेम को, जो भी यहाँ पर नेम होगा। ठीक है, तो ये जो दैट है बेसिकली मैंने इसके लिए लगा रखा है। अब आप अच्छे से जानते हो कि अपने आप में सब्जेक्ट का काम करेगा, कर सकता है ना सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये इसके लिए यूज किया मैंने, तो उसको मैं सब्जेक्ट मान सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप ये कह लो दोनों तो एक ही है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना दैट, और किसके लिए लगा है, नेम के लिए लगा है। ठीक है, तो आप ये बताओ सब्जेक्ट की डायरेक्ट बात क्या है, V1 है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको अच्छे से पता है कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर डायरेक्ट V1 हो, इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। SES बॉक्स में होता है, खोलते कब है, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, बिल्कुल है, क्योंकि ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, मैंने आपको बता रखा है आई वी और यू को छोड़कर सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो आपको पता है थर्ड पर्सन है, तो ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए लगा है, इसी के लिए तो लगा है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो बिल्कुल देखो अनेम, अ का मतलब एक, तो यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन भी है,
और सिंगुलर भी है, तो गलती आपको पता लग गई कि यहाँ पर भाई अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये खुलेगा, एस का बॉक्स खुलेगा, यानी कि नो नहीं होगा, इसमें एस तो लगेगा। अब क्या लगेगा, तो आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे सर एस लगेगा, क्योंकि ईएस कब लगता है, जब वर्ब के लास्ट में एस एच ओ एक्स जेड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ एस, तो गलती तो है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट नोज ढूंढो, अगर दैट नोज मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन दैट नोज कहीं पर नहीं है, देखो दैट हैज, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हैज के बाद V3 लगाते हैं, ये V1 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दैट एजुकेटिंग, देखो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद V1 और ING कभी नहीं आता, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, V1 ING कभी नहीं आता ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा दैट न्यू, लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो V1 प्लस एस था, तो बात तो वही है ना, देखो या तो V1 प्लस एस हो तो ये पूरा प्रेजेंट में चला जाएगा, तो भी ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो ऑप्शन में नहीं दे रखा वो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ये भी और ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ठीक माने जाएंगे ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर देखो पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है, समझ जाओ मेरी बात, तो आपको पता लग गया ये आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद V2 तो आ ही सकता है ना, न्यू, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन जाता है वो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो आ सकता है, ये नहीं आ सकता था क्योंकि डायरेक्ट V1 ING नहीं आता सब्जेक्ट के बाद, हैज के बाद V3 आता है, और करेक्शन तो चाहिए थी, तो ये तीन ऑप्शन तो कट गए, तो एक ही आंसर बचा ये, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में, मान लो ये होता इसकी जगह पर दैट नोज ऐसे लिखा होता, दैट नोज, तो भी आप कहते हैं कि सर ये ठीक होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आप चीजों को नोट करते हुए चल रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 25, दे हायर्ड अ मेड, उन्होंने एक मेड हायर करी, टू हैव क्लीनर, टू हैव क्लीनर क्या होता है भाई, टू हैव क्लीनर क्या होता है, देखो टू के बाद अपन को पता है क्या लगाते हैं, टू के बाद अपने को पता है डायरेक्ट क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, सीधा बोलो टू क्लीन, क्लीनर तो अपने आप में एक नाउन है, और हैव के बाद नाउन कब से आने लगा, हैव के बाद नाउन कब से आने लगा, वो भी एक्शन के सेंटेंस में, भाई नॉन एक्शन में तो समझ में आता भी है कि आई हैव अ पेन, समझ में आ रहा है कि हैव के बाद नाउन है, लेकिन ये तो एक्शन हो रहा है ना, कि दे हायर्ड अ मेड, उन्होंने मेड हायर करी, टू टू व्हाट, क्या करने के लिए, टू क्लीन, टू के डायरेक्ट बाद आपको पता है V1 लगाते हैं, तो सीधा बोलो टू क्लीन, खत्म, टू क्लीन, ढूंढो कहां है, टू क्लीन, खत्म हो गया। दे हायर्ड अ मेड, उन्होंने एक मेड हायर करी टू क्लीन द हाउस, पता लग गया ना गलती क्या है, भाई हैव के बाद यहाँ पर नाउन क्लीनर, क्लीनर अपने आप में एक नाउन है, क्लीनर मतलब सफाई करने वाला या सफाई करने वाली, तो आपको पता है नाउन तो नहीं आएगा, तो इस हैव को यहाँ से हटा दो, टू के डायरेक्ट बाद V1 आता है ना, तो V1 कर दो इसको, तो दे हायर्ड अ मेड, उन्होंने एक मेड हायर करी टू क्लीन द हाउस, क्या करने के लिए, घर को साफ करने के लिए, तो टू क्लीन द हाउस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ो। देयर अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर, देखो लास्ट फोर का मतलब क्या होता है, चलना, मतलब जारी रहना, लास्ट फोर बोलते हैं ना कि हिज परफॉर्मेंस लास्टेड फॉर 5 मिनट्स, कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी 5 मिनट तक लास्ट की, मतलब 5 मिनट तक उसकी परफॉर्मेंस जारी रही, ठीक है, तो देयर अपॉइंटमेंट, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट मतलब मीटिंग, लास्टेड फॉर, वो चली ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लास्टेड फॉर वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट में बना रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देयर अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट, आपको पता है कई बार से समझा चुका हूं, देयर अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, तो नो इंप्रूवमेंट, देखो लास्टली फॉर तो कुछ होता ही नहीं है, लास्टली तो आपका वो होता है बेसिकली, लास्टली कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, लास्टिंग फोर नहीं होगा, लास्टेड फोर होगा, क्योंकि डायरेक्ट V1 ING नहीं आता, मैंने आपको सैकड़ों बार बता रखा है, V2 तो डायरेक्ट आ सकता है सब्जेक्ट के, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लास्ट फोर भी नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट V1 हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट V1 हुआ तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें SES लगाना पड़ता है, और आपको पता है अपॉइंटमेंट सिंगुलर है, तो SES भी लगता है लास्ट में, नहीं लग रखा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। देयर अपॉइंटमेंट, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया, बोलो जल्दी बताओ फटाफट से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया जल्दी से बताओ, अच्छा ये लाइव नहीं चल रहा, बताओगे कैसे, सारी बात तो यही है, लाइव क्लास पता है, लाइव क्लास लेने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे ना लाइव क्लास को ऐसे ना रिकॉर्ड करना आता नहीं, सारी बात ये है, मेरा मन तो बहुत करता है लाइव क्लास लेने का, लास्टली का मतलब, लास्टली का मतलब क्या हो जाएगा, लास्टली अगर आप लिखना चाहोगे तो लास्टली का मतलब होता है ना अंत में, लास्टली का मतलब क्या हो जाएगा, अंत में, बेसिकली एक एडवर्ब होता है, ठीक है, लास्टली का मतलब क्या होता है, अंत में, ये क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, ध्यान रखना, तो देयर अपॉइंटमेंट लास्टली फॉर नहीं, ठीक है, लास्टली लगाता है किसी वर्ब को, किसी एक्शन को वो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए लास्टली फॉर हम लगाते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि लास्टली, और अंत में बोलते हैं ना लास्टली, आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर फादर, बोलते हैं ना लास्टली अंत में, तो वो वाला सेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लास्ट फॉर, तो ठीक है लास्टेड यहाँ पर, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अ यंग गर्ल वॉज किडनैप्ड फ्रॉम द मेनली स्ट्रीट। मेनली क्या होता है भाई? मेन स्ट्रीट होता है ना, एक स्ट्रीट का नाम जो होता है वो क्या होता है? मेन स्ट्रीट होता है। मेनली स्ट्रीट क्या होता है? मेनली तो एक एडवर्ब है। स्ट्रीट आपको पता है एक एडजेक्टिव, एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव क्या है? मेन है, मेनली नहीं है। मेनली तो एडवर्ब है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? मेन स्ट्रीट। तो यंग गर्ल वॉज किडनैप्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीट, तो गलती तो है इसमें, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मेन स्ट्रीट इसमें दिख रहा है मुझे, मेन स्ट्रीट, इसमें मेन स्ट्रीट्स है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार में लड़की एक ही सड़क पे होगी ना, एक से ज्यादा पे तो होगी नहीं। ठीक है, मेन स्ट्रीट इसमें दिख रहा है मुझे, मेन स्ट्रीट इसमें भी दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या आंसर है। ये दोनों तो कट चुके हैं, एक और तीन। अब यहाँ पर ऑन और एट, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? इन 3 o'clock, तो आपको पता है टाइम के लिए क्या लगाते हैं? एट। एट 3 o'clock, टाइम के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलते ना कि आई विल मीट यू एट 3 o'clock, तो टाइम के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। गलती पता लग गई कि पहले क्या है? मेन स्ट्रीट, क्योंकि स्ट्रीट का नाम होगा मेन स्ट्रीट, मेनली कुछ नहीं होता। मेनली तो एक एडवर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आई वुडंट हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट, देखो एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट। फर्क है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? को छोड़कर। बोलते हैं ना एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल, कि राहुल को छोड़कर बाकी सब। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। अब बताओ जरा, आई वुडंट हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग, कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये एक्सेप्ट तो ठीक है, स्वीकार करना, कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। एनीथिंग एक्सेप्ट अ जॉब, एक्सेप्ट स्वीकार करना एक जॉब, या एक जॉब को छोड़कर नहीं यूरोप, कि मैं और कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट अ जॉब इन यूरोप, यूरोप में जॉब को छोड़कर मैं बाकी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता। यूरोप में एक जॉब को छोड़कर, तो जब को छोड़कर की बात आती है गुरु, तो क्या लगाते हो आप लगाते हो एक्सेप्ट। तो यहां पर आप क्या कर दो, इसकी जगह पर लगा दो एक्सेप्ट, कि भाई क्या मीनिंग बन गई? कि यूरोप में एक जॉब को छोड़कर मैं और कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब स्वीकार नहीं करता। समझ में आया? यूरोप में जॉब मिलेगी तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लूंगा, उसको छोड़कर मैं और किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बताओ जरा आंसर, एक्सेप्ट किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है मुझे। देखो इसमें तो एक्सपेक्ट है, गलत है। एक्सेप्ट है, गलत है। एक्सेप्ट एक ही में दिख रहा है, को छोड़कर। एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आगे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 29। दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड्स। आपको मैंने बताया हुआ है, एरर के अंदर मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है कि वन ऑफ द, इसलिए मैंने कहा कि पहले प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, CHSL वाली जो प्रीवियस 3 वीडियोस हैं। वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ माई, वन ऑफ योर, वन ऑफ हर। जिन बच्चों ने क्लासेस देख रखी उनको पता है कि जैसी ये चीजें आपके सामने आ जाए, आपके दिमाग में एक चीज फटाफट से आनी चाहिए कि इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। स्वेयर वर्ड, देखो ये वर्ड हमारा नाउन है। ठीक है, वर्ड हमारा क्या है? एक नाउन है, तो आप ये पूरा मिलाकर एक नाउन कह सकते हो, स्वेयर वर्ड। स्वेयर वर्ड का मतलब कसम वाला शब्द, पूरा मिलाकर एक है। तो आपको पता है कि इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है? प्लूरल आता है। और आपको पता है ये आपका नाउन है, तो उसको आपको प्लूरल करना है। तो आपको पता है कि स्वेयर वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल करने के लिए क्या करोगे? स्वेयर वर्ड्स। बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कोई इतनी नई बात नहीं है। आप जाकर एक बार देख लेना क्लास में, आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लो, सारी चीजों को नोट करो। आपके बहुत काम की चीज है वो, ऐसी नहीं कि कोई भी फालतू चीज मैंने आपको दे दी है, बहुत काम की चीज है। तो एक बार जाओ और जाके देखो। तो दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड्स। अब ढूंढो जरा किसमें है। दैट इज, दैट इज ऑफ द, तो इसमें वन हट गया, तो ये तो नहीं है। दैट्स द स्ट्रांगली, स्ट्रांगली ये नहीं है, पूरा चेंज कर दिया। दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यहां तक ठीक है। स्वेयर वर्ड्स, देखो वर्ड्स आ गए, करेक्ट है, ये गलत। समझ में आ रहा है? अगर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहोगे, तो इतना भरोसा मैं आपको दे सकता हूँ कि मेरे को पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में टीच करने का, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्टेड भी हैं। तो देखो मैं, आपको पता है मेरा कोई पेड बैच नहीं है, और ना कोई मेरा अभी फिलहाल प्लान है पेड बैच कोई लाने का। और मेरे को कुछ लोगों ने बोला भी है अपने साथ पढ़ाने के लिए। होता है ना कि जब पहले आपको, जब आप सामने से जाते हो बोलने के लिए कि मुझे एक मौका दो, मेरे पास वो टैलेंट है, तो आपकी बात को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। लेकिन जब आपकी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह आ जाती हैं सामने, आपको 2-4 लोग जानने लग जाते हैं, फिर क्या होता है, सामने से आपके पास लोग आते हैं, तो फिर ऐसे में क्या होता है, फिर ना मेरे को फिर ये लगता है कि यार वो अपने लालच की वजह से आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में फिर मेरा मन नहीं करता, क्योंकि
ये वही लोग थे जिनको पहले मैं अप्रोच करता था कि मेरे पास टैलेंट है, मुझे बच्चों को, बेशक तुम मुझे पैसे मत दो, मुझे फ्री में पढ़ाना दो, लेकिन मुझे पढ़ाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करना है। लेकिन नहीं होते थे वो लोग अग्री, क्योंकि वो लोग कहते थे कि नहीं, आप कितना भी ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो लेकिन आप एक नोन फेस नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि आपसे कौन बैच, मतलब कौन आपका बैच कौन मतलब खरीदेगा, ऐसा होता है। उसमें उनकी गलती भी नहीं, उनका भी ऐसा परसेप्शन बना हुआ है। जब तक आप मौका नहीं दोगे तब तक कैसे फेस बनेगा ना। तो ऐसा होता है कि मेरे को पढ़ाने के लिए दो तीन लोगों ने बोला भी है, लेकिन फिलहाल मेरा कोई मन अभी है नहीं, ठीक है। तो जो मेरा चल रहा है अभी यूट्यूब पे A to Z बैच चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं इतना दे दूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बता दूँ, फैक्ट है कि मैं अभिनय सर से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि जिस तरीके से एक उस दौर में जिस दौर में मतलब बहुत भाग दौड़ मची हुई थी पैसे को लेकर, या फिर कह सकते हो पेड बैचेस को लेकर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सब अपना अपना पेड बैच वगैरह लेकर आ रहे थे। उस दौर में विनय शर्मा सर आए और यूट्यूब पर उन्होंने पूरा का पूरा फ्री पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा का पूरा उन्होंने फ्री पढ़ा दिया, A to Z बैच पढ़ा दिया, 88 डेज वाली आपको पता है वीडियो उन्होंने पढ़ा दी। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतना कुछ कर दिया बिना ये सोचे कि उनको कितना लॉस होगा इस चीज़ से। हालांकि लॉस हुआ नहीं, क्योंकि देखो जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये इंसान सच्चा है, फिर लोग वापस से आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो मेरे को उनसे बड़ी प्रेरणा मिली कि हाँ यार, इस इंसान ने मतलब फ्री में लोगों को इतना कुछ प्रोवाइड किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास भी वो चीज़ है। तो इसीलिए किसी के पास बार बार जाने से अच्छा है कि मैंने भी सोचा कि खुद का कुछ किया जाए। और फिर मैं यूट्यूब पे आया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को कंटेंट पसंद आया। जब मैंने पहली दूसरी वीडियोस अपलोड करी, मैंने नाउन का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया, तो उसके नीचे आप जाओगे ना, मेरे नाउन के फर्स्ट पार्ट में जो A to Z बैच की जो पहली वीडियो है, तो उसमें 900 से ऊपर कमेंट्स हैं, 900 से ऊपर कमेंट्स, ठीक है। और लाइक्स भी उसके अंदर बहुत ज्यादा हैं। तो आप एक बार ना बस एक काम करना, कमेंट्स जाके पढ़ना मेरे उस वीडियो के नीचे, आपको पता लग जाएगा कि मैंने बच्चों को क्या चीज दी है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्री में मैं क्या करूँ, अभिनय सर की तरह ही मैं क्या करूँ कि मैं सारा का सारा जो कंटेंट है इंग्लिश में, जितना मेरे को आता है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा मैं यूट्यूब पर डाल दूँ एक बार में A to Z बैच के अंदर। और फिर बच्चा उसको क्या करे, अपना आराम से सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि वो पढ़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर अब तो आगे तक, तो बच्चा उसको आराम से क्या करता रहेगा, पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। तो बस मेरा ये पर्सपेक्टिव है, यही चीज़ मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को आप जाकर देखो, ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहाँ से, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है 8 साल का, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मैंने चीज़ें की हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ अच्छा ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वीडियोस को देखो, अच्छे से पढ़ो, सारी की सारी वीडियोस को देखो, समझो, चीज़ों को नोट करो, फ़ायदा आपको मिलेगा। ये मेरी पूरी की पूरी, मतलब मैं आपको इतना भरोसा जता सकता हूँ कि हाँ, फ़ायदा आपको बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। आपके सिलेक्शन में मेरा भी योगदान होगा, ऐसा मेरे को पूरा भरोसा है। और आप कहीं भी जाओगे, सेलेक्ट होके कल को इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ पर आपके मुँह से चीज़ निकलेगी कि हाँ, हमने रोशन भैया की या रोशन सर की वीडियो हमने देखी थी और उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो बस मैंने उतना सुन लिया, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी फ़ी मिल गई और मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई, और मेरे को उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 30, आई ट्राई टू ट्रेवल। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि टू के बाद क्या लगाते हैं अपन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो आपको पता है टू के बाद ट्रेवल आएगा, ना कि ट्रेवलिंग, ठीक है। आई ट्राई टू ट्रेवल लाइटली पैकिंग, ठीक है, बाकी तो ठीक है, ट्रेवल लाइटली, ये रहा, मिल गया, खत्म। देखो ऐसी एस तो लगेगा नहीं, टू के बाद डायरेक्ट V1 आता है, डायरेक्ट V1 आता है, इंप्रूवमेंट तो होगा। कितना आसान है चीज़ों को करना ना, अगर आपको चीज़ें याद है तो बहुत आसान है चीज़ों को करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नीदर ऑफ द टू हैव क्लियर्ड द एप्टीट्यूड। देखो आपको पता होना चाहिए, एक चीज समझाता हूं, इधर और, ठीक है, नीदर नॉर। हालांकि मैं पहले भी चीज करा चुका हूं आपको। इधर और का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना चीजें दो ही होनी चाहिए, ठीक है। इधर का मतलब दो में से एक, और निधर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। ये पूरा पेयर होता है, जैसे बोलते हैं ना इधर राम और शाम, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो राम या तो शाम। और अगर मैं बोलूं निधर राम नौर शाम, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो राम ना ही शाम, कि दो लोग और दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। फिर एक ऐसी होता है, अच्छा, तो इसमें से आपको ध्यान क्या रखना कि इनके बाद जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, या जो भी आप वर्ब लगाते हो, या जो भी आप एडजेक्टिव लगाते हो, ठीक है, या जो भी आप क्या लगाते हो, प्रोनाउन लगाते हो, हमेशा आपको ध्यान रखना वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लिखते चलो उसको, सिंगुलर होगा। ऐसी क्या होता है, इधर ऑफ, इधर ऑफ, और ऐसी क्या होता है, नीदर ऑफ, ठीक है। तो इनके बाद जो नाउन आएगा,
आपको पता ऑफ के बाद जो नाउन आता है मोस्ट प्रोबेबली वो तो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो नाउन तो प्लूरल आएगा नो डाउट। ईदर ऑफ के बाद या नीदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद चाहे आप टू लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड होता है कि भाई इधर ऑफ लग गया तो दो की ही बात हो रही है, नीदर ऑफ लग गया तो दो की ही बात हो रही है। तो इधर ऑफ द टू बोलो, जैसे मैं बोलूं इधर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है, इधर ऑफ द ब्रदर्स ये भी ठीक है, तो टू लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है, लेकिन नाउन प्लूरल होगा, जैसे ब्रदर्स ही होगा, इधर ऑफ द टू ब्रदर्स या इधर ऑफ द ब्रदर्स या नीदर ऑफ द ब्रदर्स, तो नाउन तो प्लूरल होगा। लेकिन ध्यान रखना आगे से वही चीज दोबारा से कि जो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो आ रही होगी ना, यहाँ लिखते हैं, वही चीज दोबारा से कि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है या जो वर्ब है, ठीक है, या जो आपका प्रोनाउन है या जो आपका एडजेक्टिव है, ये सबका सब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या बताया मैंने कि इधर और का जो पेयर होता है या निदर नॉर का जो पेयर होता है, इनके बाद हमेशा आपको ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव सब कुछ क्या आएगा, सिंगुलर। और इधर ऑफ नीदर ऑफ के बाद जो नाउन है वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो ऊपर वाले की तरह क्या रहेंगी, सिंगुलर ही रहेंगी। तो अब आप गलती बताओ जल्दी से, देखो नीदर ऑफ, देखो नीदर ऑफ आ रहा है, द टू, नीदर ऑफ द टू, तो यहां पर देखो प्लूरल है अपने आप, मैंने कहा ना टू लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अलग से नाउन नहीं लिखा कोई बात नहीं, दो की बात हो रही है। नीदर ऑफ द टू कि दोनों में से किसी ने भी हैव क्लियर्ड। अब मैंने क्या बताया कि जब नीदर ऑफ इधर ऑफ हो तो नाउन प्लूरल, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आपको पता है हैव तो प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आना चाहिए, हैज, ठीक है। तो नीदर ऑफ द टू हैज क्लियर्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आप ढूंढो किसमें दिख रहा है, इसमें हैव है, नहीं हो सकता। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव, देखो यहाँ पर भी हैव है, नहीं हो सकता। इंप्रूवमेंट तो होगा, तो ये आंसर बिना देखे ही लगा सकते हो। नीदर ऑफ द टू देखो हैज, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, चीजें आसान है, मैंने कहा ना चीजें आसान है, बस आप एक बार अच्छे से पढ़ जाओ, उसके बाद चीजें आपको आसान लगेंगी। आगे बढ़े, चीजों को नोट कर लेना भाई, इसको स्क्रीन को रोक कर पॉज करके आप चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना और अपने नोट्स बनाते चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, देयर इज, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने कहा था एब्रीविएटेड फॉर्म, इसका मतलब है देयर इज, देयर इज, देयर इज इवन अ पिक्चर बाय विच इज राइडिंग, देयर इज इवन अ पिक्चर बाय विच, पिक्चर बाय विच क्या होता है, देखो हम किसी भी चीज को बोलते हैं ना पिक्चर ऑफ, जैसे बोलते हैं अ पिक्चर ऑफ समथिंग, अ पिक्चर ऑफ दैट, अ पिक्चर ऑफ दिस, अ पिक्चर ऑफ दीज, तो क्या बोलते हैं, पिक्चर ऑफ, पिक्चर ऑफ बोलते हैं ना, पिक्चर बाय थोड़ी बोलते हैं, बोलते हैं ना कि आई हैव अ पिक्चर ऑफ हिम बाथिंग इन द रिवर, मैंने क्या बोला, आई हैव अ पिक्चर ऑफ हिम कि मेरे पास उसकी एक पिक्चर है, पिक्चर ऑफ हिम, तो ऑफ ही तो लगाते हैं ना, आई हैव अ पिक्चर ऑफ हिम बाथिंग इन द रिवर कि मेरे पास उसकी एक पिक्चर है नदी में नहाते हुए। तो ऐसे देखो देयर इज इवन ए पिक्चर, पिक्चर ऑफ, पिक्चर ऑफ अ विच, सीधा नाउन लगाओ कि जिसकी पिक्चर है, सीधा लगाओगे ना कि आई हैव अ पिक्चर ऑफ अ विच, देयर इज इवन अ पिक्चर ऑफ अ विच, विच का मतलब क्या होता है, चुड़ैल, ठीक है। देयर इज इवन अ पिक्चर ऑफ अ विच, एक विच की पिक्चर है, इज राइडिंग, इज राइडिंग नहीं, मैंने क्या बताया डायरेक्ट, देखो पिक्चर ऑफ हिम, पिक्चर ऑफ हिम, उसके बाद डायरेक्ट मैंने वी वन आईएनजी लगाया ना, तो डायरेक्ट वी वन आईएनजी राइडिंग, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन को बताने के लिए वी वन और आईएनजी डायरेक्ट लगाते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्शन को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट वी वन और आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि देखो आई सॉ हिम लाफिंग, आई सॉ हिम लाफिंग, तो यहाँ पर वी वन और आईएनजी मैंने डायरेक्ट लगाया, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पर ध्यान रखना जब आप किसी डायरेक्ट एक्शन को बता रहे हो तो देखो मेन काम तो मेरा ये है, आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा, उसे हंसते हुए, मैंने क्या देखा, उसे हंसते हुए। तो ऐसे में क्या करते हैं, डायरेक्ट वी वन और आईएनजी अपन लगा सकते हैं। इस केस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग वर्ब एडवांस पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसको समझ के चलो कि देयर इज इवन अ पिक्चर ऑफ अ विच, एक विच की पिक्चर है, राइडिंग अ ब्रूमस्टिक, ब्रूमस्टिक का मतलब झाड़ू जो होती है ना, ऑन द साइड्स ऑफ पुलिस कार्स, ठीक है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा, पिक्चर दैट ऑफ अ विच, ये नहीं है, इंप्रूवमेंट तो होगा। पिक्चर्स ऑफ, पिक्चर्स नहीं, पिक्चर ऑफ अ विच राइडिंग, देखो पिक्चर है ना, पिक्चर ऑफ अ विच राइडिंग, वही मिल गया मुझे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, आगे बढ़े, बोलते ना पिक्चर ऑफ समथिंग, द डॉग चेज्ड द बॉल, डॉग ने बॉल को चेज किया, मतलब बॉल का पीछा किया, वो आपकी सेकंड फॉर्म। देखो चेज्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है हैज एवर्ड कुछ नहीं है। तो द डॉग चेज्ड द बॉल इनटू द नेबर्स यार्ड, तो कोई एरर यहाँ पर नहीं है, चेज्ड द बॉल, बॉल को चेज किया, कोई दिक्कत नहीं है। चेज तो आएगा नहीं क्योंकि वी1 है, अगर वी1 लगा रहे हो तो आपको पता है सब्जेक्ट की डायरेक्ट बात वी1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कितनी बार बता चुका हूँ देखो। और प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब एस ई एस भी लगेगा अगर वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो आपका जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो आई है ना वी है ना यू है, और सिंगुलर भी है, तो एस ई एस भी लगना चाहिए था, चेजेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेज है तो गलत है।
इंप्रूवमेंट तो होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और ये वाला देखो चेजिंग, डायरेक्ट V1 ING कभी नहीं आता, ठीक है। या तो बोलोगे द डॉग वॉज चेजिंग या द डॉग इज चेजिंग, कुछ तो बोलोगे, डायरेक्ट चेजिंग द डॉग चेजिंग नहीं होता, ठीक है। हैज चेजिंग, हैज के बाद V3 आता है, V1 ING नहीं आता, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है, नो इंप्रूवमेंट। द डॉग चेज्ड द बॉल इनटू द नेबर्स यार्ड। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े 34, एड मोर फ्लावर इफ द डव। देखो फ्लावर का मतलब क्या होता है, आटा, ठीक है, आटा। डव आपको पता है वो होता है ना, आटे को जब गूंदते हैं तो वो जो तैयार होता है मटेरियल उसको बोलते हैं डव। एड मोर फ्लावर इफ द डव इज टू स्टिकीएस्ट। आपको पता है देखो, टू के बाद अपन एक एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में, ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो स्टिकी पॉजिटिव हो गया, स्टिकियर कंपैरेटिव हो गया, स्टिकीएस्ट आपका सुपरलेटिव हो गया। तो ढूंढो जरा टू स्टिकी, देखो टू स्टिकी, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, टू के बाद। या फिर कभी कभी होता है टू और टू का पेयर आ जाता है, टू और टू का पेयर, तो इनके बीच में भी जो एडजेक्टिव है वो भी किसका आएगा, पॉजिटिव डिग्री का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चाहे टू के बाद हो चाहे टू टू के बीच में हो, तो दोनों के बीच में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो टू स्टिकी। हेलो, हाउ इज यू, हाउ इज यू नहीं होता, हाउ आर यू होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। यू के साथ आर लगाते, तो हेलो हाउ आर यू, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, ही ऑलवेज चेक्स द वेदर। वो हमेशा वेदर चेक करता है इन द मॉर्निंग, सुबह, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्किंग, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क, लीव्स फॉर वर्क काम के लिए जाने से पहले, तो लीव्स फॉर वर्क, वर्क मतलब होता है काम, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क। ही ऑलवेज चेक्स द वेदर, वो हमेशा वेदर चेक करता है इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, बिफोर ही लीव्स, इससे पहले कि वो जाता है, फॉर वर्क काम के लिए, ठीक है। तो काम के लिए मतलब फॉर वर्क, फॉर वर्किंग नहीं, फॉर वर्क, वर्क मतलब होता है काम, तो क्या हो जाएगा, लीव्स फॉर वर्क, ठीक है। आगे देखो, लीव्स फॉर वर्क, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 38, द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इज बॉर्न फ्रूट, ठीक है। देखो टू बियर, एक वो होता है टू बेयर फ्रूट, इसका मतलब होता है सफल होना। टू बेयर फ्रूट का मतलब क्या होता है, सफल होना, ठीक है। दो तरह के बेयर होते हैं, एक ही होता है बेयर, एक होता है बेयर। दोनों की सेकंड फॉर्म सेम होती है, बोर, सेकंड फॉर्म सेम होती है, बोर। थर्ड फॉर्म थोड़ी सी अलग होती है, एक होता है बॉर्न, एक होता है बॉर्न। स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, RNE आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इस बेयर का मतलब होता है जन्म देना या पैदा होना, और इस बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। तो जो बेयर द फ्रूट होता है ना, टू बेयर फ्रूट, उसमें ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा रहे हो तो बॉर्न नहीं, यहाँ पर क्या बॉर्न, BORN। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इज बॉर्न फ्रूट्स, देखो इज बॉर्न फ्रूट नहीं हैज, कि मतलब वो सफल हो गया है, तो सफल हो गया मतलब किसको दिखा रहा है, एक ऐसे काम को जो हो चुका है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैज बॉर्न फ्रूट्स, तो हैज बॉर्न फ्रूट्स देखो किसमें, हैज बॉर्न, सॉरी हैव बॉर्न, क्योंकि एफर्ट्स है तो हैव बॉर्न आ जाएगा, क्योंकि एफर्ट्स की बात हो रही है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव बॉर्न फ्रूट्स, ठीक है, ध्यान रखना बॉर्न। अच्छा इसमें ये वाला आता है, ठीक है, माय मिस्टेक, इसको ध्यान रख लेना आप। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बॉर्न फ्रूट्स, कि वो क्या हुए, सफल हो गए सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि एफर्ट्स की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ऑलरेडी बॉर्न लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर आपको क्या करना था, हैव करना था, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े, इसको लिख लेना, इस फ्रेज को, इस इडियम को। टू बेयर फ्रूट का मतलब क्या होता है, सफल होना। और दो तरह के बेयर होते हैं, जन्म देना और एक क्या होता है, बर्दाश्त करना। सेकंड फॉर्म इसकी होती है बोर, थर्ड फॉर्म बॉर्न। सेकंड फॉर्म दोनों की सेम है, बोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बॉर्न, इसमें ई लग जाता है लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़े, शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू द सर्विस, टू द सर्विस, किस चीज को डेडिकेट किया उसने, टू द सर्विस। तो सर्विस एक नाउन है ना भाई, डेडिकेट किया किस चीज को किया, सर्विस को। तो जिस चीज को किया वो तो अपने आप में एक नाउन है, तो टू द सर्विस, सर्विस किसकी, ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो देखो सर्विस ढूंढो पहले किसमें, देखो सर्विस,
सर्विस इसी में है। ये तो आंसर है नहीं क्योंकि इंप्रूवमेंट चाहिए, ये भी आंसर नहीं क्योंकि सर्विसेज है, ये भी आंसर नहीं क्योंकि सर्विस है, एक ही आंसर है ये। ठीक है, तो सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, की गरीबों में जो सबसे ज्यादा गरीब है उनकी सर्विस के लिए उसने अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया। शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू द सर्विस। डेडिकेट किया किसको? सर्विस को। तो सर्विस अपने आप में एक नाउन है, तो यहाँ पर सिर्फ सर्विस आना चाहिए, जो कि मुझे सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज की क्लास का लास्ट है, फिर हम बाकी कल करेंगे। देखो, द शेल्फ इज टू हाईएस्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि टू के बाद में जो एडजेक्टिव लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? पॉजिटिव डिग्री में, या फिर कभी कभी टू और टू का पेयर आता है तो उसके बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो देखो टू टू, तो इनके बीच में जो एडजेक्टिव है ये है ना एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव किस में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। तो हाईएस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाई, टू हाई। द शेल्फ इज टू हाई फॉर मी टू रीच, कि मतलब शेल्फ इतना ऊंचा है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू हाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, द शेल्फ इज टू हाई फॉर मी। पैसिव में अगर आप इसको चेंज करते हो, टू बी रीच्ड। पैसिव में ऐसे बनाओगे, द शेल्फ इज टू हाई फॉर मी टू बी रीच्ड। ठीक है, या फिर ऐसे भी बना लो, फॉर मी अगर आप नहीं भी लगाते, सीधा बोलते हो द शेल्फ इज टू हाई टू बी रीच्ड, टू बी रीच्ड, ऐसे भी बना सकते हो। फॉर मी को अगर आप नहीं भी लगाते हो तो टू और टू आ गया डायरेक्ट एक साथ, उनके बीच में पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप प्रीवियस वीडियोस को देख लो और अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।